नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत प्रथम चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 1 से है। मानव भूगोल पुस्तक से है आपका ये। और इसमें हम बेसिकली महत्वपूर्ण टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है, मानव भूगोल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? ठीक है, तो देखिए मानव भूगोल जो है वो भौतिक या प्राकृतिक जगत, जगत अर्थात संसार, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति और भौतिक अर्थात हमारे आसपास जो नदी, झील, झरना, पर्वत, पठार, हवा, वायु जो भी चीज है ये सब भौतिक के अंतर्गत आ जाता है। ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप क्लास 11th पढ़कर आए हैं, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें पता होगी कि भौतिक और प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं। तो भौतिक प्राकृतिक जगत अर्थात संसार, भौतिक प्राकृतिक संसार और मानवीय जगत अर्थात मानव के संसार, है ना, मानव भी तो इस संसार का हिस्सा है। इन दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल में बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, जिसमें आपका पर्वत, पेड़, झील, झरना, नदी, पर्वत, पठार, मृदा, जलवायु सब आ जाता है। तो भू आकृति इसमें आ जाता है, भौतिक पर्यावरण में मृदा आ जाता है, जलवायु आती है, जल आता है, वनस्पति आता है, सब आ जाता है प्रकृति में। तो ये भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत जो मानव ने बनाया है, जैसे मानव ने घर बनाया है, फैक्ट्रियां बनाई है ना, सड़कें बनाई है, रेलवे बनाए हैं, ट्रेन बनाए हैं, घर बनाया, गांव बनाया, नगर बनाया, सड़क, रेल, उद्योग, इन सब का निर्माण मानव ने किया है। किसका प्रयोग करके? भौतिक पर्यावरण का, भौतिक संसाधनों का उपयोग करके। तो जब ये मानव इन भौतिक पर्यावरण या भौतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, तो मानव का संबंध किससे जुड़ जाएगा? भौतिक पर्यावरण से। और भौतिक पर्यावरण का संबंध किससे जुड़ जाएगा? मानवीय जगत से, मानव से। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही हमारा क्या है? मानव भूगोल है। बस इतनी सी बात है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ ले मानवीय मानव भूगोल किसे कहेंगे, तो मानव भूगोल के किसे कहेंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि भौतिक एवं प्राकृतिक जो हमारा संसार है इसका मानव के साथ कैसा संबंध है, यह हम मानव भूगोल के अंतर्गत जानते हैं। अब जिस तरह चाहे उस तरह इस बात को अपने शब्दों में व्याख्यान कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिनमें पहला आ जाएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल। पहले आ जाएंगे आपके फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं क्या कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। याद रखिएगा, इन्होंने इस पर कहाँ जोड़ दिया है? जोड़ दिया है संश्लेषण पर। संश्लेषण क्या है? क्या आप कहेंगे संश्लेषण है क्या? देखिए, अगर कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ क्रिया करती है, क्या करती है? लगातार क्रिया करती है, और दूसरी पहले के साथ क्रिया करती है, तो इसको बोलते हैं क्या? संश्लेषण बोलते हैं। सिंपल सा शब्द है कि मानव जो है वो क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। कैसा अध्ययन कर रहा है? संश्लेषित अध्ययन कर रहा है। मतलब छोटे छोटे मान प्रकृति के छोटे छोटे चीजों को मानव क्या कर रहा है? समझने का प्रयास कर रहा है। तो ये अध्ययन ही तो है। तो वही फ्रेडरिक रेटजेल साहब कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? फ्रेडरिक रेटजेल की। किसके बारे में है? मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा देते हैं एलन सी सेम्पल। एलन सी सेप्पल कहते हैं, कहीं कहीं सेम्पल आ जाए, कहीं कहीं सेप्पल होगा। ठीक है, तो एलन सी सेप्पल साहब एलन सी सेप्पल कहती हैं कि मानव भूगोल, ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या स्थिर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं स्थिर है। पृथ्वी की जो घूमने की गति है, घूर्णन गति है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये घूमने की जो गति है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक घंटे में 1400 किलोमीटर तक इस दूरी तय कर लेती है पृथ्वी। तो समझिए कितना क्रियाशील है। और पृथ्वी में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, चाहे वो मैग्मा हो, लावा हो, चाहे वो जल हो, हर चीज क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। चाहे वो पृथ्वी पर उपस्थित क्या हो, वायुमंडल हो, वह भी क्रिया कर रहा है। तो ये हमारा पृथ्वी अस्थिर है, आज भी वो स्थिर नहीं है। तो ये जो अस्थिर पृथ्वी है और जो उस पृथ्वी पर रहने वाला कौन? मानव। मानव क्या है? क्रियाशील है। मानव लगातार क्रिया कर रहा है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर घर बना रहा है, सड़क बना रहा है, रेलवे बना रहा है, रोडवेज बना रहा है, हर चीज बनाया जा रहा है। तो मानव लगातार क्रिया कर रहा है। इसके बीच, दोनों के बीच, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन।
लेकिन ये संबंध भी कैसा है? परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहेंगे। आप कहेंगे परिवर्तनशील कैसे? तो देखिए, मानव का पृथ्वी के साथ जो आज संबंध है, वो 100 वर्षों पहले नहीं था, 1000 वर्षों पहले उससे अलग था। तो मानव और पृथ्वी के बीच का संबंध एक ही जैसा थोड़ी रहेगा हर हमेशा। तो ये जो परिवर्तनशील संबंध है मानव और पृथ्वी के बीच का, इसी परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है आपका मानव भूगोल। ये कौन कह रहा है? एलन सी सेप्पल साहब कहती है। और इन्होंने गत्यात्मकता पर जोर दिया है। अब ध्यान दीजिए, 100 वर्षों में, अगर 100 वर्षों पहले मानव और पृथ्वी का जहाँ संबंध था, 100 वर्षों पश्चात वह संबंध परिवर्तित हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है उसमें। तो क्यों परिवर्तन हुआ है? क्योंकि गति के माध्यम से। मानव भी गतिशील है और हमारी पृथ्वी भी गतिशील है। तो ये जो गतिशीलता है ना, ये उसके संबंधों में परिवर्तन ला देता है। इसीलिए उन्होंने एलन सी सप्पल साहब ने गत्यात्मकता पर जोर दिया है। ध्यान देंगे। तीसरा आपके आते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश। पॉल विडाल डी ला ब्लाश कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी को कुछ नियम क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो वो नियम कैसे हैं? भौतिक नियम है और वो नियंत्रित करते हैं। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तेजी से, तो गत्यात्मक बल है इसमें, गतिज ऊर्जा है। तो अभी नियंत्रित कर रही है। पृथ्वी पर अन्य प्रकार के कई सारे पृथ्वी के अपने नियंत्रण वाले भौतिक नियम हैं। और ऐसी पृथ्वी पर रहने वाले हम जीव हैं, है ना? तो हम जीवों के बीच और हमारी पृथ्वी के बीच कैसा है? संबंध है। क्या है संबंध? कैसा संबंध है? ये संश्लेषित संबंध है, जो पहले बताया चुका है। और इस संबंध का संश्लेषित ज्ञान मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, बहुत ही छोटे-छोटे लेवल पर भी पृथ्वी के और मानव के बीच जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना, ये कहलाता है मानव भूगोल। ध्यान समझिएगा, पॉल विडाल डिलाब्लास कहती है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों, इन दोनों के मध्य के बीच के संबंधों का संश्लेषित ज्ञान अर्थात सूक्ष्म स्तर पर जो क्रियाशील ज्ञान है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल की परिभाषा कहलाता है। ठीक है? ये 3 वैज्ञानिक हो गए आपके फ्रेडरिक रेटजल साहब, एलन सी सेप्पल साहब। एलन सी सेप्पल जो है वो तो फीमेल महिला है, और पॉल विडाल डी लाब्लास। इन तीनों ने मानव भूगोल की अलग-अलग परिभाषाएँ दी है, जिसमें संश्लेषण पर जोर दिया है किन्होंने? फ्रेडरिक रेटजल साहब ने और पॉल विडाल डी लाब्लास ने। ठीक है? एलन सी सेप्पल ने गत्यात्मकता पर जोर दिया है कि पृथ्वी और मानव का संबंध गति के द्वारा आगे की ओर बढ़ रहा है और परिवर्तित है। मानव भूगोल की प्रकृति को समझिए। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति कहती है कि भैया मानव जब-जब प्रौद्योगिकी का विकास करेगा, अर्थात इंजीनियरिंग का विकास करेगा, टेक्नोलॉजी का विकास करेगा, अर्थात मतलब कुछ आविष्कार करेगा, तो क्या होगा? तो सिंपल है, मानव समाज का सांस्कृतिक विकास हो जाएगा। मतलब जब-जब यहाँ विकास होगा तब-तब मानव का भी क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। किसी समाज को आप कब समझते हैं कि वह विकसित है? जब वहाँ प्रौद्योगिकी उच्च स्तर की होती है। उदाहरण के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या अमेरिका है, भारत से इतना आगे क्यों है? क्यों इसलिए आगे है कि वहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हमारे देश के विकास से कहीं ज़्यादा हो रखा है, और इसीलिए वहाँ के समाज का, वहाँ की संस्कृति का विकास अत्यधिक हम मानते हैं। मानव सबसे पहले क्या करता है? मानव सबसे पहले प्रकृति के नियमों को समझता है, प्रकृति के नियम को। जैसे ही वो नियम को समझता है, बस वो प्रौद्योगिकी का विकास कर डालता है, वो नई-नई आविष्कार कर डालता है। उदाहरण स्वरूप समझिए, 3 उदाहरण देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मानव किस प्रकार से प्रकृति के नियमों का समझ करके विकास करता है स्वयं का। पहला, मानव ने जब आग का विकास किया तो कैसे किया? मानव ने पहले घर्षण और ऊष्मा को समझा। मानव ने जब 2 वस्तुओं को आपस में घिसा तो घर्षण करने से क्या उत्पन्न हुई? घर्षण करने से ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा उस गर्मी को बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। और जब यह ऊष्मा एक लेवल तक बढ़ती चली गई तो इसने किसका रूप धारण कर लिया? इसने आग का रूप धारण कर लिया। ठीक है? तो घर्षण से ऊष्मा और ऊष्मा से फिर आग बन गई। इस प्रकार मानव ने आग की खोज की। धीरे-धीरे मानव जब आगे बढ़ा तो मानव ने डीएनए को समझा। वह डीएनए जिससे हम बने होते हैं। जैसे हाथी का बच्चा हाथी बनता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, बंदर का बच्चा बंदर का बच्चा बंदर बनता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ये डीएनए से बनता है। हम जो बने हैं, हमारे पिता के हम डीएनए से बने हैं और हमारा बच्चा हमारे डीएनए से बनेगा। ये चीज़ें हर जीव में होती हैं। तो मनुष्य ने जब डीएनए को समझा,
फिर मनुष्य ने आनुवांशिकी को समझा, जेनेटिक्स को, किस प्रकार बहुत सी जो गुण होते हैं और जो अवगुण होते हैं, मतलब कुछ बीमारियाँ हैं और कुछ ताकत की चीज़ें हैं। ये पिछले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती है। तो जब इन चीज़ों को मानव ने समझा, तो मानव ने विभिन्न प्रकार की जो अवगुण थे, जो बीमारियाँ थी, उन पर विजय प्राप्त कर लिया। उन बीमारियों के लिए एंटीडोट बना लिया। जैसे अपने वर्तमान में अपने वो कोरोना का जो वैक्सीन है उसका लिया होगा, बचपन से आप लोग पोलियो का वैक्सीन लेते आए होंगे। तो और भी बहुत सारी जो टीकाएँ हैं आप लेते आए हैं, बहुत सारे वायरस का। तो ये कैसे संभव पाया है? जब मानव ने डीएनए को और जेनेटिक्स को समझा है, तो मानव ने प्रौद्योगिकी को समझा, तो मानव ने अपना विकास किया। इस प्रकार मानव का विकास हुआ है। तीसरा आप ऐसे समझिए कि वायु की गति के नियम, जब मनुष्य ने वायु के गति को नियम को समझा कि वायु जो है ना, किस प्रकार से वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अग्रसर होती है। वायु जो बहती है, वो किस प्रकार से बहती है। वायु के नियमों को जब मानव ने समझा, तब मानव ने अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों का आविष्कार कर दिया। तो जैसे-जैसे मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा है, मानव ने उसी प्रकार से, उसी तेज़ी से अपना विकास भी संभव बनाया है। मानव को प्रकृति का ज्ञान होता गया और मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास करना जारी रखा। ठीक है? तो ये दोनों एक-दूसरे के द्योतक हैं, इक्विवेलेंट है। कैसे? जब प्रौद्योगिकी का विकास होगा, ठीक है? तो कब होगा? जब आपको प्रकृति का ज्ञान होगा। और जब प्रकृति का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो आप प्रौद्योगिकी का विकास कर डालेंगे। इसलिए दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? इक्विवेलेंट है, ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं, जब भूगोल विकास कर रहा था ना, तो भूगोल के विकास के क्रम में कुछ विचार आए और उन विचारों में कुछ विचार ऐसे थे जो शुरुआती दौर में थे, उन्हें कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद या प्रकृतिवाद कहिए, है ना? इस समय मनुष्य जो है ना प्रकृति का बहुत सम्मान कर रहा था। जैसे इस समय मानव का प्रकृतिकरण हो रखा था। मानव प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल करके जीने का प्रयत्न करता था। इस समय प्रौद्योगिकी अर्थात आविष्कार वगैरह कैसी थी? निम्न स्तर की थी। मतलब थी ही नहीं, समझे इस तरह से। थोड़ा बहुत मानव ने कुल्हाड़ी का आविष्कार कर लिया था, थोड़ा बहुत आग का आविष्कार कर लिया था, यही ज़िंदगी थी। तो मानव प्रकृति को सुनता था, समझता था मानव, और प्रकृति की प्रचंडता से वह डरता भी था और प्रकृति की प्रचंडता से डरकर उसकी पूजा भी किया करता था, सम्मान किया करता था। यहाँ पे मानव प्रकृति का दास है, ऐसा पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत विचार रखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है। ध्यान रखिएगा, भूगोलवेत्ताओं ने कहा है कि मानव क्या है? प्रकृति का दास है। हालाँकि प्रकृति का मित्र भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मानव प्रकृति के विरोध में नहीं जाता था यहाँ पर। लेकिन हमें ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है, तो अब ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत मानव प्रकृति का दास है, ऐसा भूगोलवेत्ता मानते थे। ठीक है? एक कहानी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? पर्यावरणवाद को देखिए, कहानी है बेंदा की। बेंदा यह व्यक्ति है जो जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? कौन से जंगल में? तो मध्य भारत के, मतलब भारत के बीचों-बीच जो जंगल पाए जाते हैं, उनको अबुझमाड़ कहा जाता है। वहाँ पे ये रहता है, अबुझमाड़ वो जगह है जहाँ रहता है, जहाँ पे ये रहता है। इसका जीवन निर्भर है वनों पर, जहाँ वो जिस वन से ये कंद-मूल अर्थात फल-फूल तोड़ करके और शिकार करके अपना भोजन की व्यवस्था करता है। कृषि कार्य करता है, ठीक है? और उसे पेंडा कहता है। और कैसी कृषि है ये? स्थानांतरित कृषि है। मतलब एक जगह जंगलों को काट करके वह खेती करता है, फिर वह दूसरी जगह चला जाता है। जिसको बोलते हैं ना झूम कृषि, वो पुरानी तरह की कृषि करता है, जिसे वनों को जलाकर कृषि की जाती है। इसका यह विश्वास है कि वन की आत्मा है, जिन आत्मा का नाम क्या है? लोई लुगी। वन की आत्मा का नाम क्या है? लोई लुगी। तो वन की आत्मा लोई लुगी की यह पूजा भी करता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकलता है कि यहाँ मानव जो है, मानव का प्रकृतिकरण हो रखा है, मानव पर प्रकृति हावी है। यह निष्कर्ष यहाँ निकल कर के सामने आता है। दूसरा है संभववाद। तो संभववाद के प्रणेता या संभववाद विचारधारा के जनक जो है, यह मानते हैं, क्या मानते हैं? कि प्रकृति का मानवीकरण होना चाहिए, प्रकृति का मानवीकरण होना चाहिए। कैसे? ये कहते हैं कि मानव प्रकृति के नियमों को समझकर, प्रकृति के नियमों को समझकर अवसर बनाता है, अपॉर्च्युनिटी बनाता है, और प्रकृति अवसर प्रदान करती भी है और मानव उसका उपयोग भी करता है। ये कहना है इनका। यहाँ पे ये कहते हैं कि मानव प्रकृति का स्वामी है, मानव जैसे चाहे प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। ये विचार नया विचार है और इसे बोला गया संभववाद।
जो प्रकृतिवाद के बाद आया, पर्यावरणीयवाद के बाद आया। संभववाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझिए कि मानव ने किस प्रकार जीवन को संभव बनाया। जिस क्षेत्र में जीना दुर्लभ था, स्थिति बद से बदतर थी, वहाँ स्थिति को कैसे सुखद बनाया, ऐसे समझिए। कहानी है कैरी की, आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई दूसरी कहानी है। पहली कहानी थी आपकी बेंदा की, दूसरी कहानी कैरी की है। कैरी ट्रांडहाइम में रहती है, जो नॉर्वे में पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। वातावरण यहाँ का कैसा है? तो भैया बाहर प्रचंड सर्मी है, देखिए बर्फ जमी हुई है पूरी तरह, है ना? बाहर प्रचंड सर्मी है, प्रचंड मतलब जो उम्मीद से ज़्यादा हो, और अंदर आरामदायक कार्यालय है। ऐसा ऑफिस है जहाँ पे टेम्परेचर तापमान कितना बना के रखा गया है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बाहर में माइनस में तापमान है, और इस कार्यालय के अंतर्गत अंदर इस ऑफिस के भीतर तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सुखद तापमान होता है। कैसे संभव हो पाया है? तो भैया ये कर पा रहे हैं ये लोग विशेष टायर के द्वारा, कृत्रिम हीटिंग के द्वारा, मतलब टायर जलाकर, या फिर ऐसे समझिए क्या चीज़ कि हीटर जलाकर के अंदर में जो है तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है। भोजन किस प्रकार कर पाती हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर तो पूरा बर्फीला इलाका है, तो खेती होगा नहीं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि भोजन ईज़िली हो जाता है इनको। उष्णकटिबंधीय फल, मतलब गर्मी के क्षेत्र में, गर्मी वाले क्षेत्रों में मिलने वाले फल, वो फल जैसे जिनका नाम है केला, कीवी इत्यादि, ये आयातित कर लेती हैं कैरी, मतलब मँगा लेती हैं। ये संभव हो पाया है कैसे? ये संभव हो पाया है क्योंकि हवाई जहाज़ का आविष्कार, ट्रेन का आविष्कार हो गया, और चीज़ें दूर से आसानी से चली आ रही हैं, आयात करके। तो इस तरह से इस विरल क्षेत्र में जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है, यहाँ पर कैरी जो है एक ऐसे आवास में रहती है, जो शीशे का बना है। ये घर जो है ये शीशे का बना है। दिन में जब धूप होती है तो ठंड, रात में ठंड शीशे से भीतर नहीं जा सकती, और दिन में धूप की किरणें सीधे शीशे से भीतर चली जाती है, जो अंदर गर्मी पैदा करती है। तो कैरी कितना अच्छे जगह पर रहती है, आप उम्मीद कर सकते हैं, जो बाहर से इतना ठंडा है और भीतर से गर्म है। निष्कर्ष यहाँ निकल के आता है कि यहाँ मानव ने जलवायु को बदल दिया है। बाहर ठंडी पर भीतर गर्म जलवायु को उत्पन्न कर दिया है मानव ने। और यही जो विचारधारा है, ये संभववाद, मानव ने संभव कर दिखाया, और यहीं से विचार उत्पन्न होता है संभववाद का। ठीक है? अब तीसरा आता है, देखिए 2 तरह की विचारधारा हुई। एक तो वो थे जो पर्यावरण का साथ-साथ चल रहे थे, दूसरे वे थे जो पर्यावरण के विरुद्ध जाकर के चीज़ों को ठीक कर रहे थे। तीसरा आते हैं नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद को एक और नाम दिया गया है, आप याद रखेंगे, रुको और जाओ। रुको और जाओ, रुको मतलब स्टॉप, लाल बत्ती जैसे ना होते हैं, रुकने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के जो प्रणेता है, देने वाले व्यक्ति हैं, समर्थक हैं, वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर साहब क्या कहते हैं कि प्रकृति के नियमों को पहले मानो, प्रकृति के जो नियम है उनका सम्मान करो, मानो, और रुक जाओ, प्रकृति के विरोध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रकृति में स्थिति अच्छी बने, जब माहौल अनुकूल हो, उस पल तैयार हो जाओ, और जब तैयार हो आप, अनुकूलन आ गया, तो भाई साहब आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, हरी बत्ती है, अब जाओ विकास करो। मतलब ये प्रकृति के विरोध में ना जाकर के प्रकृति के साथ-साथ चलने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ग्रिफिथ टेलर। इसी को कहा गया रुको और जाओ निश्चयवाद, कि जब प्रकृति जब विनाशक रूप लेती है, प्रकृति जब विरोध में हो, तो भाई प्रकृति का सम्मान करो, और जब प्रकृति अनुकूल दशा उत्पन्न करते, ऐसी दशा जिसमें जीवन जीना संभव हो सकता है, तब विकास के कार्य करो आप। और इसे उन्होंने नाम दिया नव निश्चयवाद। ये मध्यम मार्ग है ना? प्रकृतिवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है नव निश्चयवाद। आइए देखते हैं। इसे कहा गया, क्या कहा गया? मध्य मार्ग कहा गया, बीच का रास्ता। न तो नितांत आवश्यकता है। नितांत मतलब क्या होता है? अधिक, है ना? मतलब कि भाई अधिक से अधिक, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रकृति पर ही निर्भर रहें, निश्चयवाद की ओर रहें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और ना ही नितांत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि आप इतना भी स्वतंत्र ना हो जाएँ कि प्रकृति को ही विनाश करने लग जाएँ, विकास के नाम पर। मतलब न तो नितांत आवश्यकता है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्टों को आप कष्टों के साथ आप जिए, और ना ही प्रकृति के विरुद्ध में जाकर के ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है जिससे प्रकृति जो है वो तबाह हो जाए। तो क्या किया जाए? तो वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सतत विकास। यही सतत विकास जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान में प्राप्त संसाधनों का उपयोग हम अपने विकास के कार्यों के लिए करें, वो भी कैसे, क्या करके? प्लानिंग करके, योजनाबद्ध तरीके से, कहाँ कितना संसाधन खर्च करना है। लेकिन हम इस बात का ख्याल रखें कि हम संसाधनों का दोहन, संसाधनों का उपयोग इस स्तर पर जाकर न करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन ही उपलब्ध ना हो।
तो हमें इस प्रकार के विकास करने होंगे जिसमें वर्तमान की हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो। इस प्रकार के विकास की बात की जा रही है जिसे कहा जा रहा है सतत विकास। सतत का मतलब ही होता है लगातार होने वाला विकास, जो वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा, ठीक है? और ये कब संभव हो पाएगा? जब हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करेंगे और जब प्रकृति हमें अनुकूल दशाएँ प्राप्त करेगी, ऐसी व्यवस्था प्राप्त करेगी जब हम विकास कर सकते हैं, उस वक़्त विकास करेंगे। आइए देखते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएँ। देखिए, मानव भूगोल की जो विचारधाराएँ हैं, उसमें पहला विचारधारा है कल्याणपरक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा। ये 1970 के दशक में इसका उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1970 के बाद में। ये वेलफेयर स्कूल की तरह काम करता है कि मतलब ये हुआ कि भैया मानव का विकास ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों के सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया, इस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत। क्योंकि ये मानवतावादी विचारधारा है, मानव के कल्याण की बात कर रहा है। बाकी जीव-जंतु की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बात कर रहा है मानव के कल्याण की। भई कुछ भी करो पर मानव का भी कल्याण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसमें किस पर जोर दिया गया कि मानव के लिए आवास की आवश्यकता है, मानव को आवास बनाने चाहिए, मानव को स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने चाहिए और मानव को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये विचारधारा कहलाई कल्याणपरक विचारधारा अथवा मानवतावादी विचारधारा। दूसरा था क्या आमूलवादी या रेडिकल, है ना? जो परिवर्तनवादी विचारधारा जिसे बोलते हैं कि भाई साहब पिछला जो भी नियम था उन सारे नियमों बंधनों को तोड़ते हुए नए नियम को स्थापित करो। ये इस विचारधारा के जो आधार है, जो विचारधारा जहाँ से ये आई है, वो विचारधारा है मार्क्स की विचारधारा। मार्क्स वही जिनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स वही जो जर्मनी के रहने वाले थे, जिनके विचारों के आधार पर रशिया में लेनिन ने क्रांति करी थी और इसी विचारधारा के आगे बढ़ते हुए मार्क्सवादी विचारधारा से भी कहीं न कहीं ये प्रेरित होता है। तो मार्क्स के सिद्धांत क्या कहते हैं, इनका जोर था निर्धनता पर कि भाई साहब जो लोग हम लोग गरीब हैं ना, इस गरीबी को खत्म करना होगा। इस गरीबी के बंधन को तोड़ना होगा और समाज में जो असमानता है उसको समाप्त करना होगा। तो भाई साहब होगा कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई पूंजीवाद खत्म कर दो। पूंजीवाद ही सब समस्या की जड़ है। पूंजीवाद मतलब ये जो पूंजीपति अमीर लोग हैं ना, ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इन्हीं की वजह से हम गरीब हैं। तो ये पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं, इनसे सारी पूंजी ले लो और कौन लेगा? तो बोलते हैं कार्ल मार्क्स की सरकार लेगा और सरकार लेकर इन पूंजियों को सभी गरीबों में बाँट देगी। तो ये इस विचारधारा इस विचार को जो है मूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहा क्योंकि ये पूरा व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है उसको खत्म करने की बात की जा रही है ना? ध्यान देंगे तो। तीसरा आता है अब देखिए, अब इन दोनों के बाद तीसरा विचारधारा था वो क्या था? व्यवहारवादी विचारधारा। अब ये व्यवहारवादी विचारधारा क्या है? बिहेवियरल स्कूल में है ये। अब ये कहता है कि भैया अनुभव के आधार पर चलो। ना तो पूरी तरह तुम्हें रेडिकल या अमूलवादी होने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें पूरी तरह कल्याणवादी होने की ज़रूरत है। कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप मानव की जाति को समझिए, मानव चाहता क्या है? उसकी प्रजाति को समझिए, मानव के धर्म को समझिए और फिर मानव की जिस प्रकार की नियम की आवश्यकता है, उन नियमों को लागू कीजिए। क्योंकि मानव व्यवहार में जिन नियमों का पालन करना चाहता है, मानव का विकास जिन नियमों के तहत हो सकता है, उन व्यवहारवादी नियमों को लागू कीजिए। ये विचारधारा कहलाई व्यवहारवादी विचारधारा, जो सीधे-सीधे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। क्योंकि समय बदलते-बदलते ये समझ में आ चुका था कि न तो पूरी तरह से मार्क्सवादी सिद्धांत जो कहते हैं कि अमीरों से संपत्ति लेके सरकार को अपने अंदर में रख लेना चाहिए और सरकार को ही सारे फैक्ट्री वगैरह सब चलाना चाहिए। तो ना तो ये विचारधारा पूरी तरह सफल हो पाई थी और ना ही पूंजीवादी व्यवस्था से पूरी तरह से समाज का विकास हो पाया था, ठीक है? और ना ही सिर्फ़ समाज के जो मनुष्य का कल्याण है, सिर्फ़ इस बात को करने से पूरे सोसाइटी का विकास हो पाया था। क्योंकि मानव ने जब मानव कल्याण की विकास किया, ध्यान दीजिएगा, जब कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव कल्याण की बात हुई, तो मानव कल्याण करने के चक्कर में मानव ने क्या किया ना, पूरे जंगलों को नष्ट कर दिया। आप सोचिए जब जंगल ही नष्ट कर देंगे तो मानव क्या हो जाएगा? मानव तबाह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा? कि मानव को जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जो पूरा एक प्रकृति पर्यावरण जो क्या बोलते हैं संतुलन स्थापित है, वो पूरा संतुलन बिगड़ गया। तो सिर्फ़ आप कहें कि हम समाज में मानव कल्याण की बात करके आप सोचेंगे कि भाई साहब ये सफलता प्राप्त कर ले, तो यह भी संभव नहीं है। इसलिए आगे चल के तीसरा जो व्यवहार आया, वह व्यवहारवादी आया, कि जैसी आवश्यकता हो वैसा निर्णय करें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के समय देखिए समय के गलियारे से मानव भूगोल की आवश्यकताएँ। तो समय जैसे-जैसे बदलता गया, वैसे-वैसे मानव भूगोल की अवस्था ही बदलती गई, मानव भूगोल का रूप बदलता गया।
जैसे आरंभिक उपनिवेश युग था। उपनिवेश युग कब? जब अंग्रेज, डच, पुर्तगाली ये जो है विभिन्न देशों में जाकर के वहाँ पे क्या स्थापित कर रहे थे, अपना व्यापार स्थापित किए। फिर वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करने के पश्चात वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया। ये लगभग सन 1600 के बाद की समय था। सन 1600 के बाद में क्या हुआ? अन्वेषण हुए थे, बहुत सारे खोज हुए। अब बहुत सारे खोज होने से, डिस्कवरी हो जाने से क्या हुआ ना कि भूगोल में क्रांति आ गई, आप ध्यान देंगे तो। क्योंकि भौगोलिक वस्तुएं जो कोयला था, लोहा था, ये सब जमीन से निकाल करके लोग उपयोग करने लग गए। तो ये कहलाया आरंभिक औपनिवेशिक युग। ठीक है? इसमें अन्वेषण और विवरण पर जोर दिया गया। इसके बाद आया उपनिवेश के बाद का युग। उत्तर मतलब होता है बाद का। पहले जो पूछते हैं उसको बोलते हैं प्रश्न। पहले आपसे कोई क्या पूछता है? प्रश्न। इसीलिए पहले आता है और बाद में क्या आता है? उत्तर। तो भैया उपनिवेश युग के बाद में क्या आएगा? उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया, रीजनल एनालिसिस, मतलब किसी एक प्रदेश के सभी पक्षों का वर्णन किया गया। जैसे एक प्रदेश मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ नदी है, कहाँ झील है, कहाँ झरना है, कहाँ विकास की संभावनाएं हैं, कहाँ फैक्ट्रियां लग सकती हैं, कहाँ की मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। इन इस तरह से अध्ययन किया गया उत्तर उपनिवेशिक युग में। और फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। फिर 1930 का समय आता है। 1930 के दशक में, 1930 के बाद क्षेत्रीय विभेदन पर बल दिया गया। एरिया डिफरेंशिएशन, मतलब एक प्रदेश से दूसरे से भिन्न क्यों है, मतलब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न क्यों है। जैसे एक ही क्षेत्र में कोई पहाड़ी क्षेत्र है और कोई समतल भूभागीय क्षेत्र है, तो दोनों में परिवर्तन, दोनों में अंतर क्यों है। इस प्रकार के अध्ययन किए जाने लगे। मतलब जब प्रादेशिक विश्लेषण हुआ तो उसमें एक बड़े प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया। और जब क्षेत्रीय विभेदन की बात आई, क्षेत्रीय 1930 के दशक के बाद तो क्षेत्रीय विभेदन के अंतर्गत एक क्षेत्र का ही अध्ययन किया गया सिर्फ। कि मान लीजिए किसी पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन किया गया, तो वहाँ उस पर्वत की आयु क्या है, उस पर्वत पर किस प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, उस पर्वत के आसपास किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कैसी है, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, क्या यहाँ वर्षा होती, इस प्रकार के उसी क्षेत्र से संबंधित अध्ययन किए गए। और ये कहलाया क्षेत्रीय विभेदन। जब क्षेत्रों में डिफरेंशिएट करके, विभेदन करके अध्ययन किया गया। फिर धीरे धीरे समय बदला। फिर आया 1950 से 1960 का समय। यहाँ पे स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाने लगा। ये कैसे हुआ? देखिए, कंप्यूटर और सांख्यिकी इस समय आ गई। मात्रात्मक क्रांति हो गई। मात्रात्मक क्रांति मतलब कि चीजें जो हैं, जो भी जानकारियां थी वो कंप्यूटर पर आ गई। तो एक एक क्रम में, सही क्रम में जानकारियां उपलब्ध हो गई। और यहाँ से स्थानिक संगठन का अध्ययन शुरू हो गया कंप्यूटर पर आने से। फिर 1960 के बाद 1970 का दशक आया, 1970 से 80 का। तो इस समय में मानवतावादी, अब यहीं से 70 के बाद ही पढ़े थे ना हम लोग ना, मानवतावादी, अमूलवादी जो परिवर्तनवादी थे, और तीसरे कौन थे? व्यवहारवादी। मानवतावादी मानव कल्याण की बात कर रहे थे। अमूलवादी या परिवर्तनवादी क्या कर रहे थे? जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जो पूंजीवादियों को सभी समस्या का जड़ मानते थे। व्यवहारवादी क्या कहते थे? नहीं, व्यवहार के आधार पर निर्णय लो। तो इन तीनों विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक के बाद होता है। फिर आता है 1990 का दशक, 1990 से 2000 का। और उसके बाद में क्या आ गया? भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आ गया। मतलब आधुनिक तो हुए ही भूगोल, लेकिन आधुनिकतावाद के बाद का जो जानकारी हमें प्राप्त होता है भूगोल में, उसे कहा गया उत्तर आधुनिकतावाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, जिससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बिल्कुल है और पूछी जाती हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। देखिए, मानव भूगोल के जो क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, उसको समझने के लिए समझिए कि ये मानव भूगोल है हमारा, और इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर ये पेड़ है एक, तो ये उसकी बहुत सारी डालियां हैं। डाली को ही शाखा बोलते हैं, उसी को उपक्षेत्र बोलते हैं, उसी को उपक्षेत्र बोलते हैं। ये एक क्षेत्र हो गया मानव भूगोल, और इसके बहुत सारे उपक्षेत्र हैं। देखते हैं उसको हम। जैसे सामाजिक भूगोल है ना, क्या है? सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए सांस्कृतिक भूगोल किस भूगोल के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन देगा: सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, राजनीतिक। तो सांस्कृतिक सुन के लग रहा है राजनीतिक भी हो सकता है, नहीं। आप ऐसे याद कीजिए, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल आता है ना। सांस्कृतिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक भूगोल। क्यों? क्योंकि देखिए, सामाजिक भूगोल में आप क्या पढ़ेंगे? समाज के विषय में पढ़ेंगे। समाज में भी विभिन्न लिंग के लोग रहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, जो भी है आपका। तो ये उसी समाज में रहते हैं, स्त्री पुरुष। अच्छा, उस स्त्रियों पुरुषों का अपना एक संस्कृति होता है। तो ये तीनों कहाँ मिल जाएंगे? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसी प्रकार से होता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आप क्या पढ़ेंगे? नाम से ही अंतर स्पष्ट है, राजनीति को पढ़ेंगे। अब राजनीति कैसे होगी? जब वहां पे चुनाव होंगे, अर्थात निर्वाचन होगा, तो बनेगा निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन जब होगा
तो वहाँ पे सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो सरकार अपनी एक सेना बनाएगी जो शासन कर सके। सेना के बल पर ही तो शासन किया जा सकता है, तो उनका बन जाएगा सैनिक भूगोल या सैन्य भूगोल। इसके बाद सरकार जो है उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए राष्ट्र चलाने के लिए, तो वहां से निर्माण होता है आर्थिक भूगोल का। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? अर्थ की सारी जानकारियां पढ़ते हैं, अर्थात धन की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसके अलावा कृषि, उद्योग, पर्यटन, संसाधन, ये सब आपका आ जाएगा किसके रूप में? आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में किसको पढ़ेंगे? जनांकी क्यों पढ़ेंगे? जनांकी क्या होती है कि भाई साहब किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, स्त्री जनसंख्या कितनी है, प्रति हजार पुरुषों पर कितने स्त्रियां स्त्रियां मर जाती हैं, सॉरी प्रति हजार जो बच्चे जन्म लेते हैं उस पर कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सब हम किसे पढ़ेंगे? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है नगरीय भूगोल। इसमें नगरों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सिंपल सा आप इसको माइंड में रखेंगे, बैठा लेंगे दिमाग में, हल्का याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। समझ करके आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, रट कर नहीं, ध्यान रखेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर समझिए। ये 3 से 4 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं आपका। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा पर्यावरण निश्चयवाद में मानव किसका दास था? प्रकृति का दास था। वहीं संभववाद में उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे मानव जो है वो प्रकृति का क्या हो जा रहा है? स्वामी हो जा रहा है। यहाँ पे प्रकृति का दास है मानव, यहाँ मानव प्रकृति का स्वामी हो जा रहा है। यहाँ पर्यावरणीय निश्चयवाद जो शुरू का समय था वहां पे प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की थी, उतना विकास नहीं हो रखा था। लेकिन संभववाद में मानव ने क्या किया? प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा कर दिया, विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए हैं, सड़कें, ट्रेन, रेलवे, हवाई जहाज, बहुत चीज बना दिए, डैम, जिससे वह प्रकृति को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर पा रहा था। तो संभव कर दिखाया मानव ने। उदाहरण हम आपसे पूछा जाएगा तो आप बेंदा की कहानी लिख सकते हैं पर्यावरण निश्चयवाद के लिए, जो आदिम समाज का हिस्सा है, शुरुआत के समाज का, जब मानव गुफाओं में, कंदराओं में रहा करता था। मानव जंगल से पेड़ पौधे से कंद मूल फल फूल लेकर खाया करता था, शिकार किया करता था। और इस विचारधारा के, ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक हैं वो फ्रेडरिक रेडजल और कार्ल रिटर हैं। कौन कौन है? फ्रेडरिक रेडजल और कार्ल रिटर, जो ऑलरेडी को पढ़ा चुके हैं। वहीं संभववाद के समर्थक कौन है? पॉल विडाल डीला ब्लास, है ना, पॉल विडाल डीला ब्लास समर्थक हैं किसके? संभववाद के। इसके बाद दोनों के बीच में जो मध्यम मार्ग बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम याद ही होगा, जो समर्थक थे किसके? नव निश्चयवाद के, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, जो इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर रहे थे, मध्य मार्ग, कि भैया रुको और जाओ, इस प्रकार की विचारधारा दे रहे थे, जो अभी पढ़ा चुके हैं आपको हम। आपका अभ्यास प्रश्न आता है इस चैप्टर से। पहला प्रश्न, इनमें से कौन मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो समकलनात्मक बिल्कुल करता है, जब आकलन करेंगे दोनों का तभी तो मानव भूगोल का वर्णन हो पाएगा। द्वैतता पर आश्रित बिल्कुल, जब भी आप मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें द्वैतता पर ध्यान देंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विचार आ जाती है। तीसरा बोलता है प्रौद्योगिकी के विकास के कारण प्रासंगिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल प्रासंगिक है, ये गलत हो जाएगा, नहीं वाला यही होगा आंसर आपका। क्यों? क्योंकि मानव का जो विकास हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर हुआ है ना, ये प्रासंगिक है, ये जरूरी है। प्रौद्योगिकी का विकास होगा तभी तो मानव का विकास होगा। तो यहाँ नहीं कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपका आंसर हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पूछा था कौन वर्णन नहीं करता है। दूसरा है रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया था? तो वही बताया आपको, ये ग्रिफिथ टेलर साहब। नौ निश्चयवाद को ही रुको और जाओ वाद कहा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से 2 है, जिसमें आप देख लेंगे मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव की प्रकृतिकरण का व्याख्या करने के लिए आप बेंदा की कहानी डाल देंगे, क्योंकि बेंदा जो है वो प्रकृति के बीच ही रहता है। इसके बाद आपका मानव भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखे, तो कोई भी 2 उपक्षेत्र लिख सकते हैं उसके विषय में। जैसे उपक्षेत्र में था ना आपका सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सांख्यिकी भूगोल, नगरीय भूगोल, बहुत सारा भूगोल है, जो चाहे 2 नाम लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।